हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम अध्याय 3 चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जलवायु। जलवायु डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैगरा हिल की जो बुक है उसमें जो एमसीक्यू दिए गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मैगरा हिल की प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश जीके की, जिसमें एमसीक्यू डिस्कस किया जा रहा है। आज चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, आगे पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन रहते हैं जिससे हमें मध्य प्रदेश पढ़ने में थोड़ी सी आसानी जाए, इस प्रकार के रहते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो बुक है ये मेंस में भी काम आती है, तो इसमें जो व्याख्या और टिप्पणी लिखी होती है जो मेंस में भी काम आ जाती है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम में तो काम आएगी ही आएगी, और अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी व्याख्या थोड़ी सी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले समय में काफी अच्छे लेक्चर आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका आंसर बी सही होएगा। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन में कभी आपको मानसूनी भी मिल सकता है सिर्फ, तो मानसूनी मिलेगा तो वो भी सही है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मानसूनी है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। और कैसी पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। व्याख्या दी हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। किसी स्थान विशेष की औसत संबंधित दशाओं के दीर्घकालीन औसत अवस्था को जलवायु कहते हैं। ये जलवायु की डेफिनेशन दी गई है। जलवायु क्या होती है, किसी विशेष स्थान की मौसम संबंधित दशाओं में, मौसम संबंधित दशाओं के दीर्घकालीन औसत अवस्था को जलवायु कहते हैं। मध्य प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में स्थित है, तथा यहां उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट याद रखना है। टिप्पणी देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा यानी आइसोथर्मल लाइन, समताप रेखा को सामान्य तापमान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। राज्य को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है। राज्य को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है, जिसके कारण उत्तरी भाग का तापमान अधिक, देखिए उत्तरी भाग का तापमान अधिक जबकि दक्षिणी भाग का तापमान कम रहता है। तो ये थोड़ी सी व्याख्या थी जो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है, तो बहुत ही आसान है। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। 14 जिलों से गुजरती है। 14 जिलों के नाम आपको पूरे पता होना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, इसलिए आपको पूरे 14 जिलों के नाम पता होना। देखिए रतलाम से गुजरती है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं अपन। रतलाम के बाद उज्जैन से गुजरती है, उज्जैन शहर से गुजरती है। उसके बाद आगर मालवा जो नया जिला बना था मध्य प्रदेश का 51वां जिला, आगर मालवा से भी गुजरती है। आगर मालवा की जगह आपको शाजापुर भी ऑप्शन दे सकता है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो आगर मालवा से गुजरती है, राजगढ़ से गुजरती है। उसके बाद राजगढ़ आएगा, पश्चिम से पूरब जाएंगे तो फिर सीहोर से गुजरती है भोपाल के पास। फिर उसके बाद भोपाल से भी गुजरती है, और भोपाल के बाद फिर इधर जाएंगे अपन, भोपाल के पूरब में तो विदिशा आएगा, तो विदिशा से भी गुजरती है। फिर रायसेन आएगा, तो रायसेन से भी गुजरती है। सागर से गुजरती है, सागर के बाद दमोह से भी गुजरती है, जबलपुर के ऊपर है दमोह। कटनी से भी गुजरती है, कटनी भी जबलपुर के ऊपर है, और जबलपुर के साथ लगा है यानी ऊपर नहीं है। और जबलपुर से भी गुजरती है, याद रखना है। उमरिया से भी गुजरती है, तथा शहडोल से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद टिप्पणी लिखी हुई है, मध्य प्रदेश में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क सेमी एरिड, उत्तरी भाग में उप आर्द्र यानी सब हुमिड, तथा दक्षिण पूर्वी भाग में आर्द्र यानी हुमिड जलवायु पाई जाती है। तो ये आपको टिप्पणी लिखी हुई है, तो इसको भी थोड़ा बहुत याद रख लेना है आपको। जैसे कि पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क, ये याद रखना है। उत्तर पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क, उत्तरी भाग में उप आर्द्र
और दक्षिण पूर्वी भाग में आर्द्र, ये याद रख लीजिए। और सामने का अपन ने पढ़ नहीं था, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय कर्क रेखा को जाता है। ये बहुत आसान है, कर्क रेखा को जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 ही भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 ही भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये कोपेन जलवायु वर्गीकरण जो होता है, ये जलवायु का आकलन करता है और रिकॉर्ड देता है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। तो यहां से आगे चलते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। 2 भागों में विभाजित किया गया है। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम में स्थित बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, झाबुआ आदि जिलों में उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु एवं राज्य के विशेष अन्य भागों में शुष्क शीत मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। किसने? कोपेन ने। कौन से 2 हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु एक और दूसरी है शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। ये याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? AR सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्य नारायण ने तापमान व वर्षा के विवरण के आधार पर, यह इंपॉर्टेंट है, तापमान और वर्षा के विवरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए यहां पे क्या बोला है, यहां पे वो कोपेन के अनुसार था 2, कोपेन के अनुसार 2, लेकिन यहां बात हो रही है CR सुब्रमण्यम और नारायण के द्वारा। तो तापमान और वर्षा के विवरण के आधार पर, तापमान और वर्षा के विवरण के आधार पर इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है फ्रेंड्स। 3 भाग कौन से? 3 भागों में वर्गीकृत किया है। तो अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी एक हो गया, अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी एक हो गया। उसके बाद दूसरा है गर्म शीतोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु 2 हो गया। और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान और वर्षा के आधार पर कितने भागों में? तो 3 भागों में याद रखना है आपको। तीनों नाम याद रखना है, अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु तथा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। बस ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक, प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक क्या नाम है इनका? थार्नथ्वेट के अनुसार मध्य प्रदेश को जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो इस वैज्ञानिक के अनुसार पूछेगा तो ये आंसर सही है। तो याद रखना है, इसने भी 3 भागों में वर्गीकृत किया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉर्नवेट ने जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षा के अतिरिक्त जल संतुलन के आधार पर, देखिए तापमान और वर्षा के अनुसार तो ये अपन ने पढ़ लिए थे, ये भी 3 भागों में था। और इसके अलावा क्या लग गया यहाँ पे? जल संतुलन के आधार पर आधार बनाकर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में क्रमशः तर अल्प जलवायु, शुष्क जलवायु और जलवायु तथा अर्ध शुष्क जलवायु में बांटा है। तो ये तीनों याद रख लेना है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस वैज्ञानिक के अनुसार पूछेगा तो इनने भी 3 भागों में ही बांटा, लेकिन क्या किया? जल संतुलन को आधार बनाकर बांटा। इसने जल संतुलन को आधार बनाकर बांटा। तो ये भी याद रखना, 5वें नंबर का क्वेश्चन था, 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के कारण यानी के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में याद रखना है सिर्फ 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में विभाजित किया गया है। तो सिर्फ 3 ऋतु में विभाजित किया गया है। और ये काहे कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण विविधताएं बहुत ज्यादा पाई गई है जलवायु में। तो ये याद रख लेना है। देखिए मध्य प्रदेश में ऋतुओं का वर्गीकरण दिया हुआ है। ग्रीष्म ऋतु कब से आता है मध्य प्रदेश में? तो आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में ही रहते हैं अपन। तो मध्य प्रदेश का जो ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से प्रारंभ होता है। तो 15 मार्च से 15 जून तक के ग्रीष्म ऋतु रहता है। 15 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु। और उसके बाद वर्षा ऋतु कब रहता है? तो जून में मानसून आता है। 15 जून से मानसून आ जाता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक
वर्षा ऋतु रहती है। अब शीत ऋतु कब रहती है? तो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु रहती है, होली तक शीत ऋतु रहती है। तो ये देखो 3 भागों में बांटा गया, याद रखना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है? इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़े थे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है, तो मई में पड़ती करके पढ़े थे ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, किस माह में भीषण गर्मी पड़ती, तो इसका आंसर भी मई होएगा, डी आंसर सही है। इसके पुराने चैप्टर में भी पढ़े थे अपन ने, मई में होती करके इसके पहले वाले। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से प्रारंभ होता है, 15 जून तक रहता है, प्रारंभ होकर 15 जून तक रहता है। इस अवधि में 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने के कारण तापमान में वृद्धि होती है। सूर्य का उत्तरी आयन होने के कारण तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब कम होने लगता है। तो जहां ताप ज्यादा होगा वहां दाब कम होएगा, तो वायु दाब कम होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप मई माह के में भीषण गर्मी पड़ती है। तो याद रखना है, मई में पड़ती है भीषण गर्मी। और मध्य प्रदेश में मई माह में औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो कभी पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान कितना रहता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, याद रखना है। 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहता है मध्य प्रदेश का, ऐसा याद रख लेना इसको भी। तो औसत तापमान है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश का 8वें नंबर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ये याद रखना है आपको फ्रेंड्स, लू आपने सुना होगा, लू लग जाएगी बाहर मत निकलो बोलते हैं ज्यादा गर्मी में, तो वही गांव में बिल्कुल सही बोलते थे वो। तो लू के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है, सी आंसर इसका सही होगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत मई माह में उत्तरी भाग में शुष्क व गर्म पछुआ हवाएं चलती है। शुष्क व गर्म पछुआ हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा का नाम क्या है बताएंगे, पूछेगा तो लू है। लू पाकिस्तान में भी इसे लू बोलते हैं और भारत में भी इसे लू बोलते हैं, याद रखना है। और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है इनके। इस अवधि में सूर्य के उत्तरी दिशा में बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब क्षेत्र दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है और गर्म पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूरब होती है। तो पश्चिम से पूरब तो रहेगी, पछुआ हवाई की दिशा जो है पश्चिम से पूरब रहती है। ये व्याख्या दी हुई थी, लू याद रखना है बस। आगे चलते हैं, 90वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए आया हुआ है क्वेश्चन 90 नंबर का। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, जो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम होती है स्टेट लेवल की, एमपीपीएससी लेता है टेक्निकल वालों के लिए, तो वो एग्जाम में आया है। और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में भी पूछा गया 2017 और 14 में। तो रिपीट भी होते हैं बहुत से क्वेश्चन, रिपीट नहीं भी हुए तो उसी टाइप के पूछते हैं, ये आपको याद रखना है। ताप क्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है। तो ये बिल्कुल भी आपको याद रख लेना है, ये अति तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अति तापी वर्ग के अंतर्गत आता है। व्याख्या पढ़ लेंगे इसकी। ताप क्रम की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापी यानी मेगा थर्मल वर्ग के में आता है। भारत के अन्य राज्य के समान मध्य प्रदेश में 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की तरफ प्रस्थान करने लगता है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। 21 जून को कर्क रेखा के निकट सूर्य लंबवत होता है, तो 21 जून को लंबवत होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है उत्तरी गोलार्ध का, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। तो ये याद रख लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे की टिप्पणी आप पढ़ लेना। अगले चलते हैं अपन 10वें नंबर में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां अंकित किया गया था? जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो। सर्वाधिक तापमान कहां अंकित आका गया था, बोला है कहां पे किया गया था? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, गंज बसौदा नाम की जगह है। कहां पर है गंज बसौदा नाम की जगह? विदिशा में। तो इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान भिंड जिला है। देखिए आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में जो गर्मी ज्यादा लगती है, गर्म स्थान भिंड, मुरैना, ग्वालियर तरफ का स्थान है, ये याद रखना है। किंतु वर्ष में 1995 की बात है। 1995 में क्या हुआ था? विदिशा जिला के अंतर्गत गंज बसौदा नामक जगह है में 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो याद रखना है, गंज बसौदा में दर्ज तापमान किया गया था। तो ये गंज बसौदा किससे संबंधित है, कभी पूछा तो यहाँ पे सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया था। कब? 1995 में। विदिशा जिले में पड़ती है, तहसील है शायद वहाँ की, हाँ तहसील है। तो गंज बसौदा तो 48.9
डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान पूछेगा तो गंज बसौदा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 2018-19 तक अपन यही समझते थे कि गंज बसौदा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। लेकिन 2018-19 में क्या हुआ फ्रेंड्स, सर्वाधिक तापमान जो है सर्वाधिक तापमान छतरपुर जिले का छतरपुर जिले का एक नौगांव है जहां 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर दिया गया, तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। गंज बसौदा का भी रिकॉर्ड टूट गया। तो नौगांव में 49 डिग्री दर्ज किया गया था, छतरपुर जिले में आता है, तो यह सर्वाधिक गर्म स्थान बन गया। तो याद रख लेना है, गंज बसौदा में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया था और नौगांव जो है ये छतरपुर का 2018-19 में दर्ज किया गया, नौगांव छतरपुर में। तो नौगांव भी किससे संबंधित है, सर्वाधिक तापमान से। ये दोनों याद रख लेना है, गंज बसौदा और नौगांव। आगे चलते हैं, आगे और क्या टिप्पणी लिखिए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी पूछा मध्य प्रदेश सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है करके, तो बड़वानी जिला सर्वाधिक गर्म स्थान है। 45.8 डिग्री सेल्सियस रहा है यहाँ का तापमान। तो गर्म स्थान पूछेगा तो ये है गर्म स्थान, और वहां पे आका गया था। भारत में अब तक सर्वाधिक तापमान वर्ष, आगे लिखा है, भारत में अब तक सर्वाधिक तापमान वर्ष 1967 में राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में 54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, यह बताया गया भारत में अब तक का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, 11वें नंबर का क्वेश्चन। 11वें नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, बोला है किससे होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इधर से आता है मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, इधर से जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में भी सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। भारत में भी सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। 1 जून को केरल पहुंचता है मानसून, 1 जून को केरल पहुंचता है, 5 जून तक मुंबई पहुंचता है और 15 जून तक के मध्य प्रदेश पहुंच जाता है मानसून। तो मानसून की जो आरंभ यानी दिशा है, मानसून के आने की दिशा क्या है अपने इधर, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, तो उसका नाम ही दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून याद रख लेना है बस। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। व्याख्या पढ़ लेते हैं, इसकी काम की लग रही है। मध्य प्रदेश में मध्य जून से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है। मध्य जून से का मतलब क्या है, 15 जून से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, 15 जून तक पहुंचता है मध्य प्रदेश में। तथा राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून ही की दोनों शाखाओं से होती है। तो देखो, सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है, क्रमशः अरब सागर, मुंबई शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों से होती है। मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से होती है। मध्य प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ वर्षा सबसे पहले दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में सबसे पहले वर्षा कहां प्रारंभ होती है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी में बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर जो जिले बसे हुए हैं वहां पे होती है। तो कभी ऐसा आपको याद रखना है। उसके तत्पश्चात यानी बोला है, उसके बाद उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है। तो उसके बाद उत्तर में जाती है, उत्तर और पूर्वी दिशा में जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जाती है, तो मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में जाती है, फिर मालवा के पठार तरफ। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले कहां होती है, ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पूर्वी भाग में, याद रख लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस भाग में अधिक वर्षा होती है, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले वर्षा जहां होती है वहां सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और वहीं पे सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। जब तो सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है अपने मध्य प्रदेश में। देखिए, पढ़ लेते हैं इसको, क्या बोला है, मध्य प्रदेश में किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है यानी अधिक वर्षा होती है बोला है। तो मैंने क्या बताया, दक्षिण पूर्वी भाग में ही तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बसी हुई है। तो ये याद रख लेना है, दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है यानी अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी भाग में जैसे बालाघाट हो गया, सिवनी, छिंदवाड़ा हो गया, होशंगाबाद हो गया, ये क्षेत्र आ जाते हैं सब। व्याख्या पढ़ ही लेते हैं इसकी। मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी भाग में समुद्र तल से निकटता और अरब सागर की केरल शाखा, मुंबई शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा के मध्य प्रदेश सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से टकराने के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। मैंने बताया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर होती है। अगला चलते हैं, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी की बता दूं, चेरापूंजी जो है चेरापूंजी मेघालय में आता है फ्रेंड्स। मेघालय राज्य, चेरापूंजी मेघालय के खासी की पहाड़ी सुने होंगे आपने, खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़ी है वहां पे, तो खासी की पहाड़ी में है।
चेरापूंजी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, दो नाम आपको सुनने मिलेंगे, एक चेरापूंजी मिलेगा और एक मासीन राम। मासीन राम, तो याद रखना है जो मासीन राम क्षेत्र है ये भी मेघालय में है, चेरापूंजी नामक क्षेत्र भी मेघालय में है। लेकिन वर्तमान में भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीन राम में होती है। मासीन राम में होती है भारत की सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और मासीन राम में तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मासीन राम में। तो समझने वाली बात है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मासीन राम में होती है, अब अभी वर्तमान में होती है। लेकिन मासीन राम के पहले चेरापूंजी में होती थी सर्वाधिक वर्षा भारत की सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती थी। तो चेरापूंजी में यानी चेरापूंजी और मासीन राम दोनों कहां पर है? दोनों मेघालय में है, याद रखना है। तो यह क्वेश्चन क्या पूछा है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसा कहा जाता है? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी यानी मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो उसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा आपको बता दूं मैं पचमढ़ी में होती है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है, तो ये याद रखना पचमढ़ी में होती है, पचमढ़ी में होती है, पचमढ़ी में होती है ना। तो ये पचमढ़ी में होती है, याद रख लेना। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, आपके काम की है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित पचमढ़ी, मैंने बताया था दक्षिण पूर्वी भाग के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पचमढ़ी होशंगाबाद को सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होने का कारण मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है 215 सेंटीमीटर, 215 यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है कहाँ? पचमढ़ी में, याद रख लेना है। अगला फैक्ट चलते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा कितनी सेंटीमीटर है? औसत पूछा है यहाँ पे, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की औसत सेंटीमीटर 112 सेंटीमीटर है। औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 112 लायक का। तो 112 लायक का एक ही दिख रहा है, डी वाला। 100 से 125, 100 से 125 याद रख लेना है, 100 से 125। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, 100 से 125 इंपॉर्टेंट है, ये आता है, याद रखना। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। अगर आपको एग्जैक्ट डाटा दिया जाएगा तो 112 सेंटीमीटर, ये याद रखना है। अब बात करते हैं अपन इसकी व्याख्या की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 85% वर्षा अर्थात 100 से 125 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है मध्य प्रदेश में 85% अर्थात 100 से 125 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। किंतु आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सामान्य औसत वर्षा 102 बोला है यहाँ पे, किसके अनुसार? 18-19 के अनुसार 102.6 सेंटीमीटर है, तथा 18 में 82 सेंटीमीटर वास्तविक वर्षा नापी गई थी और मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया था, जो सामान्य औसत से लगभग इतना है। तो ये हर साल का यहाँ पे डाटा दिया गया। मध्य प्रदेश में वार्षिक वर्षा की स्थिति बताया गया, 2015 में इतनी सेंटीमीटर हुई थी, 2016 में इतनी, 2017 में इतनी, 2018 में इतनी। याद रख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता ये, लेकिन देख सकते हैं आप। तो सर्वाधिक वर्षा पूछेगा तो पचमढ़ी में होती है, याद रखना है। और ये 100 से 125 एग्जैक्ट डाटा आएगा तो 112। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन एक नंबर है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा आपको बता दूं मैं, जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है वहां होती है। तो आप दिशा के हिसाब से अनुमान लग सकते हैं कि उधर साइड कौन सा क्षेत्र आता है। तो आपको उधर साइड कौन सा क्षेत्र आता है? भिंड मुरैना तरफ उत्तर आता है और पश्चिम आता है, या तो उत्तर आएगा या पश्चिम आएगा। तो उत्तर पश्चिम दोनों सही है, तो उत्तर पश्चिम आंसर इसका सही हो जाएगा। तो देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, जबरदस्त है। मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम दोनों सही है। मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम भाग में बंगाल की खाड़ी अर्थात समुद्र तट से दूरी अधिक होने के कारण अरब सागर मानसून और मुंबई सागर की पहाड़ी क्षेत्र में उतरते समय घर्षण के कारण तापमान बढ़ने व आर्द्रता कम होने के परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम भाग में ये याद रखना है, उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम भाग में होती है सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में, ये आपको रट लेना है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है यानी सबसे कम वर्षा होती है पूछा गया है। तो सबसे कम वर्षा मैं आपको जानकारी बता दूं, भिंड में होती है। भिंड की गोहद नाम की तहसील है,
गोहद नाम की तहसील है, वहां पे होती है सबसे कम वर्षा। तो कई बार आपको भिंड ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट गोहद ऑप्शन भी दे सकता है, इसलिए आपको जगह का नाम भी याद रखना है। गोहद, गोहद का किला भी सुने होंगे आपने, एक किला है गोहद का किला, वहीं पे गोहद भी है, तहसील का नाम है। तो गोहद भिंड में है, तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, जबरदस्त लिखा हुआ है इसमें। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड का गोहद है, स्थित है, गोहद में स्थित है, जहां 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है फ्रेंड्स। सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। ये बात को समझना है, काम की है ये, यानी उत्तर और उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। देखो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, अभी अपन ने पढ़े थे दक्षिण पूर्वी भाग में, लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर जाती है जब वर्षा, तो वर्षा कम होती जाती है, और कम होती जाती जाती इतनी हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 2 बार आया, 2 परीक्षा में आया ये क्वेश्चन, तो याद रखना है, गोहद जगह का नाम भी याद रखना है। अगला फैक्ट चलते, जबरदस्त लग रहा है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में वर्षा के विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला है। ये ऐसी चीज को ध्यान में रखना है, सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। तो असत्य है कहा गया है, तो अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको पढ़ना है और देखिए आपको लगाना है टिक। मध्य प्रदेश में दक्षिण व दक्षिण पूर्वी में स्थित, दक्षिण में तो स्थित है और दक्षिण पूर्व में स्थित बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी तथा अनूपपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो बिल्कुल सही है। अब भी तो अपन ने पढ़े थे अभी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे पहले दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, दक्षिण में होती है जहां सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, होशंगाबाद में होती है। तो ये बिल्कुल सही है ना, ये पहला सही है। दूसरा चलते हैं अपन, मध्य प्रदेश में मध्यवर्ती तथा उत्तर पूर्वी भाग में स्थित, मध्यवर्ती यानी बीच का तथा उत्तर पूर्वी भाग में स्थित रायसेन हो गया, सागर, दमोह, भोपाल, विदिशा, सीधी, छतरपुर जिले में वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जो बीच वाला मध्यवर्ती वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का और उत्तर पूर्वी वाला भाग है, जो जिले के नाम दिए हुए, वहां पे 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। तो ये याद रखना, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही है ये भी सही है। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर का देखते हैं क्या बोलता है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम व उत्तरी भाग में स्थित, उत्तर पश्चिम में तो स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित इंदौर हो गया, धार, उज्जैन, रतलाम, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, अलीराजपुर, सीहोर, शाजापुर आदि जिलों में औसत वार्षिक वर्षा इतनी होती करके लिखा है, तो नहीं होती ना दादा। भिंड में तो अपन ने पढ़े थे सबसे कम होती करके, अभी गोहद नाम की तहसील में। तो ये जो क्षेत्र हैं इधर कम होती है। अभी तो अपन ने पढ़े थे भिंड में 55 सेंटीमीटर पढ़े थे मात्र, यानी ये क्षेत्र हो गया जहां कम होती है, और यहाँ क्या लिखा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो ऐसा नहीं है, गलत है, याला सही गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं डी वाले क्वेश्चन को, समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा, याद रखना है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जबकि उत्तर पश्चिम एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी द्वारा वर्षा होती है। तो ये जो फैक्ट है चौथे नंबर का, ये बिल्कुल सही है, और इसको आपको रट लेना है, फैक्ट को अच्छे से समझ के याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बन जाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, बिल्कुल सही बात है। पूरब में और दक्षिण पूर्वी में बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जबकि उत्तर पश्चिम एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में दोनों शाखाओं में जो उत्तर पश्चिम वाली शाखा है और मध्यवर्ती वाला क्षेत्र है, वहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। इसका आंसर होएगा सी। असत्य पहचान ने बोला था, सी असत्य है। तो ये आप लिखा हुआ है व्याख्या, उसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं अपन 8वें नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब प्रारंभ होता है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब प्रारंभ होता है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब प्रारंभ होता है? तो यह बहुत आसान है, ये मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु जो है 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक होता है। तो देखो ये व्याख्या पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 15 मार्च तक रहता है। तो याद रख लेना है। मध्य अक्टूबर माह में मानसून के लौटने के पश्चात वायु में आर्द्रता बनी रहती है, जिसके कारण राज्य में सर्वाधिक ठंड, कभी सर्वाधिक ठंड कब पड़ती पूछा तो दिसंबर से जनवरी के मध्य पड़ती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत औसत तापमान 22, जो शीत ऋतु होता है जब ठंडी होती है उस टाइम पे कितना बोला है? औसत 22।
और सर्वाधिक के समय कितना था 40, तो ये याद रखना है। किंतु जनवरी माह में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, क्वेश्चन आ सकता है सर्वाधिक ठंड कब पड़ती है, जनवरी माह में पड़ती है। और राज्य का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो औसत बोला है यहाँ पे 10 डिग्री औसत, सबसे कम में औसत 10 डिग्री, सर्वाधिक में औसत 40 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा मध्य अक्टूबर। क्वेश्चन क्या पूछा था, शीत ऋतु कब प्रारंभ होता है, तो अक्टूबर से, तो अक्टूबर ऑप्शन में था, मध्य अक्टूबर से। 15 अक्टूबर से, मध्य का मतलब 20 अक्टूबर से, 15 अक्टूबर से। 19वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है, तो जब सूर्य उत्तरी आयान की ओर बढ़ेगा तो कर्क रेखा पर लंबवत होएगा, तो ये आंसर होएगा इसका कर्क रेखा। देखो ये लिखा हुआ है, अप्रैल मई में सूर्य की किरणें कर्क रेखा क्षेत्र पर लंबवत पड़ने लगती है। उत्तरी मध्य प्रदेश और कर्क रेखा के क्षेत्रों में तापमान अधिक वृद्धि होती है, तापमान की अधिक वृद्धि होती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है, याद रखना है, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन सूत्र 20 नंबर का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होएगा, तो क्या परिवर्तन होएगा जब सूर्य, तो तापमान में वृद्धि होएगी ना, कर्क रेखा पर लंबवत होएगा, सीधी किरणें पड़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तो तापमान में वृद्धि होगी, इसका आंसर ए सही है। व्याख्या पढ़ लेते हैं काम की है। 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिसके उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। इस उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान शीघ्रता बढ़ता है, देखो उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान शीघ्रता बढ़ता है, मुख्यतः ग्वालियर, मुरैना, दतिया में तापमान अधिक हो जाता है, परंतु दक्षिणी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम गर्मी लगती है। तो जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश मान लो, तो ऊपर साइड में अधिक गर्मी है, नीचे थोड़ा सा कम लगती है, बताया गया। अगला फैक्ट, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है। यहां पे दैनिक तापांतर की बात की गई है। दैनिक तापांतर का मतलब रात और दिन दोनों मिला के, है ना। तो देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अभी तो अपन ने पढ़े थे फ्रेंड्स कि सर्वाधिक तापमान किस महीने में रहता है, तो मई में रहता है। सबसे कम तापमान किस महीने में रहता है, तो जनवरी में रहता है, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे दैनिक तापांतर पूछा है। दैनिक तापांतर एक बात याद रख लेना है आपको, मार्च में रहता है। दैनिक तापांतर मध्य प्रदेश में मार्च में रहता है। व्याख्या पढ़ ही लेते हैं। मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। यहां पर पाई जाने वाली ऋतुओं में तापमान की भिन्नता रहती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में तथा सबसे कम तापमान जनवरी में होता है। लेकिन सर्वाधिक दैनिक तापांतर का मतलब होता है दिन रात में तापमान का अंतर, दिन और रात में ताप का अंतर, उसे ही तापांतर कहते हैं। तो मार्च माह में पाया जाता है, तो मार्च आंसर इसका सही होएगा ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया मध्य प्रदेश को, याद रख लेना है। 4 भाग कौन से निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, एक क्षेत्र होएगा जहां निम्न वर्षा होगी। औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र एक है, और एक औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ये तीसरा भाग है, और एक चौथा भाग है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन से ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 23वें नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन है। मध्य यानी निम्नलिखित जिले समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए निम्न वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैंने बताया हूं निम्न वर्षा भिंड मुरैना तरफ होती है, भिंड मुरैना ग्वालियर। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या, तो दिख रहा है भिंड मुरैना ग्वालियर। अपन ने अभी पढ़े है ना, सबसे कम वर्षा भिंड में होती है, भिंड के गोहद में। तो ये वाला जो क्षेत्र आ गया, ये भिंड मुरैना ग्वालियर, इसका आंसर सही होएगा बी, है ना। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, काम की है। मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शिवपुरी आदि जिलों में निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये जो क्षेत्र है ये निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि रीवा, सतना, सीधी औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। तो रीवा, सतना, सीधी औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं, तथा बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिला औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। तो अभी अपन ने पढ़े थे ना कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, दक्षिण में या दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, दक्षिण पूर्वी भाग में, यही तो जिले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, औसत से अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये समझने वाली बात है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 24वें नंबर का। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान बोला गया फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ पर है? शिवपुरी और मुरैना है। एक बात याद रखना है आपको, इसमें आप होंगे कंफ्यूज, तो इसकी व्याख्या पढ़ना अपने को जरूरी है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ठंड स्थान शिवपुरी एवं मुरैना है। यहां जनवरी माह में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक चल जाता है। जनवरी में शीत ऋतु में यहां पे न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में उच्च भूमि की अधिकता के कारण, ये देखो अब आया समझ, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में उच्च भूमि की अधिकता के कारण पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ठंड और तथा मैदानी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ठंड पड़ती है। समझ में ही आ गया होगा आपको तो ये पढ़े तो। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में उच्च भूमि की अधिकता के कारण, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में उच्च भूमि है ना, तो उच्च भूमि की अधिकता के कारण तापमान यहाँ ठंड है कम है और सर्वाधिक ठंड और मैदानी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम है। समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपको शिवपुरी और मुरैना लगाना है, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है जलवायु के आधार पर। 4 भाग कौन से हैं? तो इसको भी देख लेते हैं, 4 भाग कौन से हैं। 4 भाग कौन से हैं? मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का मैदान 1, ये उत्तर का मैदान 1, मालवा का पठार 2, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र 3, नर्मदा सोन घाटी 4 एवं 4 भाग तो हो गए, फिर कौन सा है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विभाजित किया गया। तो 4 भाग, ये इसको मिला दिया है फ्रेंड्स, तथा लिख दिया है तथा, तो ये भी याद रखना है तथा को। तो उत्तर का मैदान 1, मालवा का पठार 2, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र तथा नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, तो 4 भाग आपको याद रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश की जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु व्यवस्था का ही अंग है। यह दोनों ऋतुएं ग्रीष्म और शीत में वायुदाब रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। चूंकि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए यहाँ की समुद्र प्रभाव जलवायु की अधिक प्रभावित नहीं करता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये याद रखना है 4 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है अगला वाला। मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्तर के मैदानी लिखा है यहाँ पे, इसको समझना है। उत्तर के मैदानी भाग में पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला है, असत्य वाला ढूंढना है बस। किसके संदर्भ में? उत्तर के मैदान के संदर्भ में। तो अब पढ़ लेते हैं, इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? उत्तर के मैदान वाले क्षेत्र में। इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। तो उत्तर के मैदान में अपन ने पढ़े तो थे कि दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, पहला सही है फ्रेंड्स, पहला सही है। दूसरा वाला पढ़ लेते हैं, इस क्षेत्र की समुद्री तल से दूरी अधिक होने के कारण तापमान में कमी ही रहती है। तापमान में कमी ही रहती है, ये गलत है। नहीं, तापमान में तो कमी रहती है, हम मान रहे हैं इस बात को कि अधिक होने के कारण तापमान में कमी रहती है, लेकिन समुद्र तल दूर होने के कारण नहीं रहती। समुद्र तल दूर होने के कारण नहीं रहती। उच्च भूमि की, यानी मध्य प्रदेश की उच्च भूमि अधिकता के कारण, उच्च भूमि की जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र उच्च भूमि अधिक होने के कारण पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। मध्य प्रदेश के उच्च भूमि की अधिकता के कारण पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। तो समुद्र तल से दूरी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बी वाला। तीसरा देखते हैं, इस क्षेत्र में पश्चिम में 75 सेंटीमीटर तो पूर्व में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही है। पश्चिम में 75 और पूर्व में 100, जब तो उत्तरी मैदान में पश्चिम में 75 यानी 55 अपन ने पढ़े थे भिंड तरफ, सही है। उसके बाद इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के कारण सर्वाधिक सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सूखा तो रहता है इधर साइड कई जगह, तो ये ऑप्शन होगा इसका सही, बी वाला असत्य है, ये याद रख लेना है। क्यों असत्य है, कंफ्यूज हो रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं, समुद्र तल से दूरी होने की वजह से नहीं है, उच्च भूमि के कारण है। जो पठारी क्षेत्र है, उच्च भूमि, ये इसकी व्याख्या दी हुई है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, 27वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? तो अपन ने पढ़े थे मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, इसके पहले वाले चैप्टर में ही पढ़े हैं अपन ने। तो इसका आंसर होएगा
मालवा का पठार। व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं, काम आती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित मालवा का पठार में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। तो कभी ऑप्शन ये आ सकता है आपको, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, ये मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्वेश्चन में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु आ सकता है, के लक्षण पाए जाते हैं। तथा यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही सर्वाधिक ठंड पड़ती है, तथा अधिकांश वर्षा अरब सागर और मुंबई सागर से होती है। तो याद रखना, इस जो क्षेत्र है मालवा के क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो अधिकांश वर्षा अरब सागर और मुंबई की शाखा से होती है। तो ये याद रख लेना है, आपको गड़बड़ नहीं करना है इसमें। अब बात करते हैं 28वें नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा सा ही बचा है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं बचा है। वीडियो पे बने रहना, 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन पूरा पढ़ेंगे अपन जब ही एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अगला क्वेश्चन सूची दी हुई है 2 और बताना है क्या सही है। तो डायरेक्ट आंसर में फोकस करता हूं मैं और आपको यहां से कुछ एक्सप्लेन करके बताता हूं अगर जरूरत पड़ने पर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहां होती है, तो ये तो बात कर लिए थे अपन ने, गोहद में होती है, पढ़े थे ना जब भी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा गोहद में होती है 55 सेंटीमीटर, सेल्सियस नहीं है सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। तो गोहद जगह का नाम है, भिंड याद रखना है। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडी कहां पड़ती है, ठंड कहां पड़ती है, तो शिवपुरी और मुरैना। अब भी देखे थे अपन ने 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है वहां का तापमान औसत, है ना, तो ये सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो पचमढ़ी में होती है, होशंगाबाद में। जब भी पढ़े थे अपन ने 215 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा होती है, 215 सेंटीमीटर यानी 200 से अधिक कहां होती है, पचमढ़ी में। तो ये तीसरे का सही है। चौथा पढ़ते हैं अपन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहां पड़ती है, तो गंज बसौदा में पड़ती करके अपन ने पढ़े थे। 1995 की बात है, रिकॉर्ड किया गया था 1995 और 95 ही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी गंज बसौदा में आका गया, नापा गया था कितना, 48.9 डिग्री सेल्सियस इतना नापा गया था। तो गंज बसौदा विदिशा में पड़ता है सर्वाधिक गर्मी। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2018-19 में क्या हुआ, एक गांव बन गया छतरपुर का नौगांव। तो नौगांव में 49 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो उसका रिकॉर्ड भी टूट गया था। तो नौगांव भी याद रखना है, छतरपुर में आता है, ये भी यहाँ पे भी सर्वाधिक गर्मी का रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सूची दी हुई थी, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। इसका आंसर सी सही होएगा, ये सही जोड़ी मिलाना है। 29वें नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। ऐसे क्वेश्चन आते ही है, व्यापम ही पूछता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि व्यापम जब पगला जाता है तो आप बाएं क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन बनने को होना। बहुत दिन तक एग्जाम चलती है तो क्वेश्चन की वैरायटी बदलते जाती है, डीप होते जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा लिखा है यहां पे, इसको याद रखना है। वर्षा, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। तो एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है और जो पश्चिमी वर्षा होती है उसे माहोट, यहां माहोट लिखा है, गलत छपा है, इसे मावट भी बोलते हैं, यानी माहोट या मावट। तो ये मावट आपको याद रख लेना है। मध्य प्रदेश की में होने वाली पश्चिमी वर्षा को, पश्चिमी वर्षा यानी मालवा के पठार में, तो पश्चिमी वर्षा को मावट कहते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आएगा आपको आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। तो मध्य प्रदेश में होने वाली पश्चिमी वर्षा को मावट कहते हैं, मावट कहते हैं। वर्षा शब्द लगा है यहां इसलिए मावट आएगा, है ना। ये 3 ऑप्शन नहीं आएंगे। अब 3 ऑप्शन को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन में चलते हैं। तो ये माहोट लिखा था, उसे ही क्या कहेंगे, मावट। मध्य प्रदेश की पश्चिमी वर्षा को मावट कहते हैं। यूनाला की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। रट डालना है इनको सबको, आपको ये इसकी कोई ट्रिक नहीं बनेगी, यहां पे आपको याद रखना है। या यूनाला कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाल कहा जाता है, सियाला कहा जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। शीत ऋतु को क्या कहते हैं, सियाला, तो याद रख लेना है। उसके बाद चौमासा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को, वर्षा ऋतु की बात हो रही है यहां पे, वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। 3 प्रकार की ऋतुएं पढ़े थे अपन ने मध्य प्रदेश में, तीनों याद रख लेना है। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है, शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है, सा से शीत और सा से सियाला, ऐसा याद रखना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया आप। सा से शीत और सा से सियाला,
तो शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है और चौमासा कहा जाता है वर्षा ऋतु को। चौमासा वर्षा ऋतु को कहा जाता है और मावट पश्चिमी वर्षा को कहते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्षा ही तो लिखा था, क्या है क्वेश्चन, शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा, शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली पश्चिमी वर्षा को मावट कहते हैं। तो अब याद आ जाएगा, फिर से एक बार क्लियर कर दूं आपको, मावट किसको कहते हैं, पश्चिमी वर्षा को, यूनाला किसे कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु को, सियाला कहते हैं शीत ऋतु को, चौमासा कहते हैं वर्षा ऋतु को। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी, क्या कहना चाह रहा है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत अक्टूबर से फरवरी माह के मध्य 18 से 20 यानी 12 से 18 सेंटीमीटर वर्षा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतकालीन बौछारों से होती है, जिसे मावट के नाम से जाना जाता है। बोला है यहाँ पे मावट के नाम से जाना जाता है। मावट वर्षा रबी की फसलों के लिए काफी लाभदायक होती है। तो मावट की जो वर्षा होती है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में होती है, वहीं पर रबी की फसल ज्यादा लगती है, गेहूं चना हो गया, तो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, ये कहा गया। टिप्पणी में क्या लिखा है देख ही लेते हैं। मध्य प्रदेश में अक्टूबर नवंबर माह में वर्षा लौटते हुए मानसून की शीतकालीन बौछारों तथा जनवरी फरवरी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है। ये बताया गया, टिप्पणी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30वें नंबर का। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30वें नंबर का। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के अंतर्गत पाए जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला है। किसके संदर्भ में, मालवा के पठार के संदर्भ में। तो पढ़ लेते हैं इसके भी ऑप्शन को, कौन सा असत्य है बताना है। मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, पढ़े तो हैं अपन ने। मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दूसरा बी वाला क्या है, मालवा के पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम भाग में, पश्चिम बोला है मालवा के, और उत्तर पश्चिम में 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा यानी कि मध्य वर्षा होती है। तो बिल्कुल सही है, 55 सेंटीमीटर अपन ने पढ़े ना, भिंड के गोहद में होती है, तो सही है ये भी। तीसरा, मालवा के अंतर्गत अरब सागर की मुंबई शाखा से अधिकांश वर्षा होती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। मालवा के पठार के अंतर्गत अरब सागर से भी होती है और मुंबई की शाखा से भी होती है। चौथा क्या है, मालवा के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी द्वारा कम तथा पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा होती करके बोला है। तो पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती फ्रेंड्स, ये गलत है। डी आंसर इसका होएगा, डी आंसर। असत्य बोला था, डी आंसर होएगा। तो ये व्याख्या दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का। मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसरो भी याद रखना है आपको। 50 से 100 सेंटीमीटर होती है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं 32वें नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है। फिर से आगे ने मैंने बताया था आपको, सा से शीत, सा से सियाल। शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, सियाल कहते हैं, यूनाला कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को, ट्रिक आप बना सकते हैं खुद भी, और चौमासा कहते हैं वर्षा ऋतु को चौमासा। और क्या लिखा है उसके बाद, सी वाला। ये सी वाला नाम का कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, यानी वो ऑप्शन ही नहीं है। और एक और क्या था, एक था मावट, मैंने बताया था मावट पश्चिमी वर्षाओं कहते हैं, बस खत्म, याद रख लेना है। सियाला कहते हैं शीत ऋतु को, सियाला यानी शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। चौमासा बोलते हैं किसको, वर्षा ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, और ये तो है ही नहीं, और एक मावट पश्चिमी वर्षा को। अगला क्वेश्चन चलते 33वें नंबर का। मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत काफी कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है। निमाड़ क्षेत्र समझ आ गया होगा आपको, खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र, खंडवा खरगोन बड़वानी वाला क्षेत्र जो है, बुरहानपुर बड़वानी वाला क्षेत्र, ये निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो निमाड़ क्षेत्र, तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या कारण है, बोला है वहां काफी कम वर्षा होने का। तो इस क्षेत्र में सिर्फ चक्रवाती वर्षा होती है, नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं सुने अपन ने आज तक। दूसरा देखते हैं, इस क्षेत्र की समुद्री तट से दूरी अधिक है, तो दूरी तो अधिक है लेकिन ऑप्शन जम नहीं रहा है। तीसरा चलते हैं, इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित नहीं करता, तो दक्षिण पश्चिम मानसून ही तो प्रभावित करता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चौथा देखते हैं क्या बोला है, इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया पड़ती है, तो ये सही है दादा, ये सही है। इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया पड़ती है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो राजपीपला वाला हिस्सा है उसके अंतर्गत ही आते हैं सब ये। तो इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की
छाया पड़ती है बोला है, तो ये बिल्कुल सही है, डी आंसर होगा इसका। कम वर्षा होने का कारण पूछा था, डी। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा देख लेते हैं। डी वाला देखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में निमाड़ क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। सही है ना ये, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और नर्मदा घाटी के मध्य यहाँ पे मिलेगा, तो ये समझ में आ गया कि मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया पड़ती है, फलस्वरूप कम वर्षा होती है। समझ में आ गया होगा आपको। 34वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसमी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। आंसर पढ़ लेते हैं इसका। भारतीय मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा मौसम विभाग मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय मौसम विभाग IMD का एक कार्यालय इंदौर जिले में भी स्थापित है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, इंदौर जिले में मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला स्थापित है। क्या है समझ? मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला स्थित है कहां? इंदौर में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला स्थित है इंदौर में। समझ में आ गया? एकमात्र वेधशाला मध्य प्रदेश की इंदौर में है। लेकिन उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहां स्थापित हो रहा है? उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र ये भोपाल में स्थापित हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टिप्पणी देखते हैं क्या लिखा है। मध्य प्रदेश में भारतीय मौसम विभाग द्वारा उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र भोपाल में 27 जुलाई 2008 को पेट नेट ई गवर्नेंस के लिए इंट्रा IMD पोर्टल प्रारंभ किया गया, जो मौसम विभाग की समस्त जानकारी ई गवर्नेंस अवधारणा के रूप में लागू करता है। समझ आ गया होगा? ये तारीख लिखी हुई है, ई गवर्नेंस अवधारणा के रूप में लागू करता है मौसम संबंधित जानकारी। अगला क्वेश्चन 35वें नंबर का, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? क्लाइमेट विलेज स्मार्ट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सतना, सीहोर और राजगढ़ जिले को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या? हाय, सतना है। तो ये 3 जिले ऐसे, सतना, सीहोर और राजगढ़ को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में शामिल किया गया है, प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या जबरदस्त। वर्ष 2017-18 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्टेट नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज एवं इन्वायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 3 जिले को क्रमशः सतना, सीहोर और राजगढ़ जिले को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना है। तो ये भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 36वें नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं बस। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के डोंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जो लोग जानते हैं कि आचार्य वारामिहिर का जन्म उज्जैन में हुआ था, तो ये तो उज्जैन लिखा ही है, तो उज्जैन आएगा इसका आंसर। आचार्य वारामिहिर, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, काम की लग रही है। 12 जून 2013 की बात है। 13 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महितपुर, ये महितपुर नाम की जिला तहसील है कहां पे? उज्जैन में। महितपुर तहसील के ग्राम डोंगला में मध्य प्रदेश की प्रथम अत्याधुनिक वेधशाला का लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, जिसका नामकरण आचार्य वारामिहिर के नाम पर रखा गया है। वारामिहिर का जन्म भी उज्जैन में हुआ था, याद रखना है। अगला चलते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ये क्वेश्चन आते रहता है। जंतर मंतर वेधशाला उज्जैन में है, ये याद रखना है। जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण जयपुर के राजा
सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। व्याख्या पढ़ते हैं, बहुत काम की इसकी व्याख्या। उज्जैन शहर के दक्षिण की ओर क्षिप्रा नदी के दाहिने ओर, क्षिप्रा नदी बहती है उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है उज्जैन। क्षिप्रा नदी के दाहिनी ओर जयसिंहपुर नामक स्थान में जयपुर के राजा, जयपुर के महाराज या जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 1733 में जंतर मंतर महल का निर्माण करवाया था। जंतर मंतर वेदशाला का निर्माण करवाया था। जंतर मंतर वेदशाला यंत्र मंत्र तथा अपभ्रंश रूप है। यंत्र मंत्र का अपभ्रंश रूप है। जंतर मंतर वेदशाला जो है ये यंत्र मंत्र का अपभ्रंश रूप है और इसे अंग्रेजी में ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। तो ये कभी क्वेश्चन आ सकता है, इसे अंग्रेजी में ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। जंतर मंतर में 5 यंत्र लगाए गए हैं। सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिंगांश यंत्र, भीति यंत्र एवं शंकु यंत्र। उज्जैन स्थित जंतर मंतर के इन यंत्रों को 1925 में महाराजा माधवराव सिंधिया ने मरम्मत करवाई थी। कभी पूछा मरम्मत किसने करवाया था जंतर मंतर का बाद में 1925 में, तो माधवराव सिंधिया ने मरम्मत करवाई थी। राजा जयसिंह ने इस तरह की 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में 5 वेधशाला जंतर मंतर के नाम की। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था भारत में। एक तो उज्जैन में है, तो उज्जैन के अतिरिक्त दिल्ली में भी एक है। दिल्ली में भी एक जंतर मंतर वेधशाला है। दिल्ली के बाद जयपुर में भी एक है, मथुरा में भी है फ्रेंड्स, मथुरा यूपी में भी जंतर मंतर वेधशाला है और एक वाराणसी में भी है। तो 5 हो गई ना, उज्जैन 1, दिल्ली 2, जयपुर, मथुरा और वाराणसी 5 जगह स्थित है। सबसे पुरानी वेधशाला दिल्ली के कनाट प्लेस है वहां दिल्ली में, 1724 में बनाई गई थी। तो ये याद रखना है। तो 5 जगह पे है, याद रखना है। किसने करवाया निर्माण? राजा सवाई जयसिंह ने। जयपुर के राजा थे ये। टिप्पणी लिखी हुई है, उसको देखते हैं क्या कहा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मल्हर राव होलकर द्वारा 1833 ईस्वी में के मध्य 1818 और 1833 के मध्य राजवाड़ा लिखा है, जबकि राजवाड़ा है ये। राजवाड़ा पैलेस, राजवाड़ा महल है, एक बहुत ही ऐतिहासिक महल है। राजवाड़ा महल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आ सकता है राजवाड़ा महल कहां पर है? इंदौर में है। और राजवाड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? मल्हर राव होलकर ने 1818 से 1833 के बीच, जहां पर पंडित नीलकंठ मंगल ने, उसके आगे पढ़ते हैं, जहां पर पंडित नीलकंठ मंगल ने 1928 में ग्रह नक्षत्र व समय की गणना के लिए धरातल यंत्र निर्मित किया है। किसने किया है? जहां पर पंडित नीलकंठ मंगल ने वर्ष 1928 में ग्रह नक्षत्र व समय की गणना के लिए धरातल यंत्र निर्मित किया है। तो किसने किया? पंडित नीलकंठ ने। ये याद रख लेना है। ये रजवाड़ा महल या रजवाड़ा पैलेस ऐतिहासिक महल है इंदौर में, मल्हर राव होलकर ने बनवाया था। तो ये था फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 जो जलवायु वाला चैप्टर है, जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु डिस्कस किए थे। तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। जो भी हो सके तो मैंने बताने की कोशिश किया हूं, जो परीक्षा में पूछी जाती है। और मैग्रा हिल की बुक डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये चैप्टर नंबर 3 है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, व्याख्या पूरी पढ़ना इम्पॉसिबल है, ये पूरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम लगने के साथ साथ आपको वीडियो भी बहुत लंबा बनेगा, तो फिर आप देखेंगे नहीं वीडियो लंबा बनेगा। तो ये कारण है, इसकी वजह से पूरा क्लियर नहीं किया जा रहा है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वनडे एग्जाम में तो आपका काम आएगा ही आएगा। जितनी भी एमपी स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम होती है जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है, उसमें तो ये काम आएगा ही आएगा। जैसे एमपी पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, कोर्ट की एग्जाम हो गई, ग्रुप 4 हो गया, जो भी एग्जाम जिसमें एमपी जीके पूछा जाता है उसके लिए काम तो आएगा ही आएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।